प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानव भूगोल के सिद्धांत। पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने चर्चा की मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध और मानव पर्यावरण संबंध पर आधारित एक द्वैतवाद जिसको हम नियतिवाद, संभववाद और उनके मध्य मार्ग के रूप में नवनियतिवाद के रूप में जानते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानव भूगोल के सिद्धांत। इन सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है क्योंकि यही सिद्धांत आगे चल कर के मानव भूगोल का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका एक बहुत बड़ा आधार बनते हैं। और इस के तीन मुख्यतया सिद्धांत माने जाते हैं। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो इनमें से एक एक विषय को, एक एक सिद्धांत को हम बारी बारी से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इस सारे उस विषय में सबसे पहला सिद्धांत आ जाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के संबंध में जीन ब्रूनश ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। अन्य मानव भूगोलवेत्ताओं ने भी इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है और ये सबसे पहला बेसिक एक सिद्धांत है जिसको हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तनशीलता, क्रियाशीलता, जो भी पृथ्वी पर मौजूद या संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद जो तत्व हैं वो चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, चाहे जैविक हो अथवा अजैविक हो, ये सारे तत्व परिवर्तनशील है और इनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता जाता है। क्रियाशीलता के कारण से, इनमें कोई न कोई एक्टिविटी के कारण से, कोई न कोई गतिविधि के कारण से यह परिवर्तन होता रहता है। इससे ही परिवर्तनशीलता का या क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जैविक तत्वों पे भी, अजैविक तत्वों पे भी, सामान्य शब्दों में हम समझें तो जड़ तत्वों पर, चेतन तत्वों पर, इन सब पर समान रूप से प्रभावी होता है। और इस प्रकार का ये सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब हम इसको कई सारे उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कई बार एक कहावत भी सुनते हैं, बात भी सुनते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। वो कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये जो कहावत है, यही सिद्धांत के मूल में है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। और इसी को एलन चर्चिल सैंपल महोदया ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि अस्थायी पृथ्वी और अस्थिर मानव। पृथ्वी भी स्थायी नहीं है, कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को हम दीर्घकालिक परिवर्तनों के रूप में भी देख सकते हैं, आकस्मिक परिवर्तनों के रूप में भी देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे जो मानव है, मानव भी अविराम है, वह विराम लेकर के या रुकने वाला नहीं है, वह निरंतर कोई ना कोई गतिविधि करता रह रहा है। और इसीलिए अस्थायी पृथ्वी के रूप में, चाहे मानव अविराम होने के रूप में, निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है और यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। इसको हम और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए जो पृथ्वी की गतियाँ हैं विभिन्न, उन पर हम चर्चा करेंगे और जो सौर शक्ति है उस पर चर्चा करेंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर चर्चा करेंगे, जैविक तत्वों में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे और जैविक तत्वों में भी मुख्यतया मानव ने किस प्रकार से परिवर्तन किया है और मानव पर किस तरह से ये सिद्धांत लागू होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। पृथ्वी के ग्रहीय संबंध निरंतर उनमें एक गतिशीलता, क्रियाशीलता पाई जाती है। और वह क्रियाशीलता हमको पृथ्वी की के बाकी जो ग्रह हैं उनसे संबंध के रूप में, बाकी जो पिंड है, बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो ब्रह्मांड में मौजूद तारे, तारामंडल, विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, ये एक संतुलन की अवस्था में है। उन पिंडों का एक आकर्षण बल होता है जिसको हम ज्वारीय बल के रूप में देखते हैं। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसको अंदर की, इसके केंद्र की तरफ भीतर की ओर खींचता है और इसके बीच में संतुलन की स्थिति में पृथ्वी गति करती रहती है। ये गतियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक गति जिसको हम परिक्रमण
के रूप में देखते हैं, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के रूप में हमको दिखाई देता है। एक होता है परिभ्रमण, अपने स्थान पर घूमने की गति, अपने स्थान पर घूमने की जो परिभ्रमण गति है उसके फलस्वरूप दिन रात के बनने की घटना को हम देखते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं के परिवर्तन के रूप में हम उसको देखते हैं। तो एक प्रकार से निरंतर गतिशीलता, क्रियाशीलता, और उस क्रियाशीलता पे ही पृथ्वी के ग्रहीय संबंध बाकी अन्य ग्रहों, उपग्रहों के परिप्रेक्ष्य में टिके हुए हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी की परिभ्रमण गति ये निरंतर क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता की तरफ ही इंगित करती है। दूसरा हम आ जाते हैं पृथ्वी की गतियाँ, जो पृथ्वी की आंतरिक गतियाँ हैं। पृथ्वी की आंतरिक गतियों पर हम चर्चा करेंगे तो उनको पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, महादेशजनक या दीर्घकालिक, और दूसरा आकस्मिक। महादेशजनक या दीर्घकालिक के रूप में हम देखते हैं तनाव और संपीड़न की क्रियाओं के फलस्वरूप निरंतर जो गति होती रहती है, उसके परिणाम स्वरूप पर्वतों का बनना, किसी भी भूभाग का ऊपर उठ जाना, इस प्रकार की घटनाएं, विभिन्न प्रकार के वलन पड़ना, ये सारी घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ आकस्मिक संचलन के रूप में हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण से कभी भी किसी भी भाग पर भूकंप, हालांकि भूकंपीय तरंगें हम जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में निरंतर चलती रहती हैं, पर धरातलीय तरंगों के रूप में भूकंप का आना, जिसको हम कहते हैं सामान्य लोक व्यवहार की भाषा में, वो भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, किसी भी प्रकार की सुनामी का आना, इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं भी होती रहती है। तो चाहे महादेशजनक बल हो अथवा इसी प्रकार से जो आकस्मिक गतिविधियां हों, उसके रूप में हम देखते हैं पृथ्वी स्थायी नहीं रहती, वह परिवर्तनशील है, वह क्रियाशीलता उसके अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है। पृथ्वी के बाकी सौर शक्ति से संबंधित अब देखेंगे। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल में परिवर्तन का प्रमुख जो आधार है वो सूर्य है। सूर्य के तापमान का अधिक होना, तापमान का कम होना, सौरमंडल में विभिन्न, हमारे जो वायुमंडल में विभिन्न जो परिवर्तन हो रहे हैं, बादलों का बनना, वर्षा, चक्रवात, तड़ी जंजा, इन सारी आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं वो परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता की तरफ ही इंगित करती हैं। ये कुछ उदाहरण हमने लिए जो पृथ्वी के ग्रहीय संबंध पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से संबंधित है, यानी जड़ तत्व जिसको हम अजैविक तत्व के रूप में कह रहे हैं, अजैविक तत्वों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी हमने चर्चा की। उसके पश्चात आ जाइए आप, हम चर्चा कर लेते हैं जैविक तत्वों में परिवर्तन की। जो वनस्पति है, जीव जगत है, ये निरंतर परिवर्तनशील है, क्रियाशील है, और इस क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप परिवर्तन करता रहता है। उपजाऊ मिट्टी का बनना, उपजाऊ मिट्टी का अनुपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित हो जाना, विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य हैं उन भूदृश्यों में परिवर्तन हो जाना, और उसके कारण से जो जैविक तत्व है, वनस्पति, जीव जंतु, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाना, जलवायु के कारण से इन पर सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ना। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति, इनमें भी अनेक प्रकार के परिवर्तन निरंतर चलते रहते हैं। इनकी स्थिति और इनके वातावरण से अनुकूलन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे जो जैविक तत्व है, अनेक प्रकार की जलवायुगत परिवर्तन हुए। डायनासोर जैसी एक बहुत विशालकाय भीमकाय प्राणी पृथ्वी पर था, पर वातावरण से बाद में वह अनुकूलन नहीं कर पाया, धीरे धीरे वो प्रजाति ही विलुप्त हो गई। जुरासिक काल में वो जो प्रजाति पाई जाती थी, हजारों ऐसी स्पीसीज है, जातियां हैं जीव जंतुओं की, जो वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाने के कारण या अन्य कोई न कोई कृत्रिम कारणों से, मानव जनित कारणों से वह प्रजातियां विलुप्त हो गई। उसके पीछे जलवायुगत कारण भी थे। कुछ मामलों में वर्तमान समय में हम जैसे कि देख रहे हैं कि मानव की जो गतिविधियाँ उसके कारण से भी आघात हो रहा, उसके कारण से जैविक जीव तत्वों का जो है वह स्वरूप वह कई बार परिवर्तित होता जा रहा है। तो हम मानव का ही उदाहरण लेकर के स्पष्ट कर लें। मानव का जो प्रजाति के रूप में पहले किस प्रकार की उसकी स्थिति थी, धीरे धीरे जो हम कहते हैं उसके विकास क्रम में प्रारंभ से लेकर के अब तक में उसमें काफ़ी परिवर्तन होते आए हैं।
और वर्तमान में भी मानव ने अपनी गतिविधियों से, अपनी क्रियाशीलता से अविराम मानव, जो एलन चर्चिल सेम्पल महोदय ने चर्चा की है, मानव अविराम है। और इसने इसीलिए जो प्राचीन समय था उससे लेकर के अब तक में काफ़ी परिवर्तन अपनी क्रियाशीलता के कारण से इस पृथ्वी पर अनेक परिवर्तनों को, जो भूदृश्य हैं उन भूदृश्यों पर मानव निर्मित या मानव के कार्यों का प्रभाव पड़ा है। और इस प्रकार से भूदृश्यों में जो लैंडस्केप है उसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग, व्यापार, इन सब को विकसित करके प्राचीन समय का जो परिवेश था उस परिवेश को बहुत अधिक विकास की तरफ या एक प्रकार से वैज्ञानिक युग की तरफ ले जाते हुए मानव ने इसमें बहुत परिवर्तन किए हैं। और इसीलिए शायद जो संभववाद का विचार भी आया कि प्रकृति की जो स्थिति है वो सलाहकारी संस्था से ज़्यादा नहीं है और मानव अपने मनचाहे परिवर्तन इस पृथ्वी पर कर रहा है। इस प्रकार से मानव की क्रियाशीलता निरंतर, उसके कारण से इस पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो इन कई सारे उदाहरणों से हमने समझा जो जड़ तत्व हैं, जो प्रकृति प्रदत्त जो इस प्रकार के तत्व है वो, और जो चेतन तत्व है जिसमें जीव और वनस्पति दोनों आते हैं, इन दोनों ने लगातार क्रियाशीलता के कारण से कई प्रकार के परिवर्तन स्वयं में भी और इस भूदृश्य में भी, पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य निर्माण हुए उनमें भी किया है। और इस तरीके से निरंतर ये तत्व क्रियाशीलता की स्थिति में, जो पहले बहुत ऊंचे पर्वत हुआ करते थे वो अपरदित होकर के छोटी पहाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गए। जहाँ कभी महासागर हुआ करते थे वहाँ से हिमालय पर्वत जैसा बहुत सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत प्रकट हो गया, एक प्रकार से विकसित हो गया। तो ये सारे परिवर्तन उसी तरफ इंगित करते हैं और इसी को हम कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे पार्थिव एकता का सिद्धांत। नमस्कार।